सो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, वेव नेचर ऑफ मैटर एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड मेनी मोर टॉपिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो हार्ट्स ने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा कि जब आपका मेटल बल्ब पे यूवी रेज आपकी पड़ती है तो जो एयर गैप है ट्रांसमीटर में का, वो स्पार्क्स उसमें ज्यादा रेपिडली होते हैं। सो इट मींस यूवी रेज, मतलब यूवी रेज क्या थी? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज थी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आपकी करंट जनरेट कर रही है, उसका एक बेसिक उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, इसके बाद उनके ही जो स्टूडेंट थे, उनके एक स्टूडेंट थे, दैट इज फिलिप लेनार्ड। तो फिलिप लेनार्ड जो कि हार्ट्स के स्टूडेंट थे, उन्होंने डिस्कवर किया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जब एक एक डेफिनेट वैल्यू से फिलिप लेनार्ड ने डिस्कवर किया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जब एक डेफिनेट वैल्यू से ज्यादा हो, तब आपके इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से इमिट करेंगे। अगर उससे कम होगी तो नहीं करेंगे। तो इट मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है वो एक डेफिनेट वैल्यू से ज्यादा होगी, तभी आपके मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे। ये चीज फिलिप लेनार्ड ने डिस्कवर की। अब मेटल सरफेस से जो ये आपके ये जो फेनोमिना था जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं फ्रॉम मेटल सरफेस से। ठीक है, जब उस पर कोई रेडिएशन डाली जाती है या लाइट डाली जाती है, व्हेन लाइट फॉल ओवर इट, जब उस सरफेस पे कोई लाइट डाली जाती है तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, एंड दैट फेनोमिना इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, और इसी फेनोमिना को आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया। और जो मेटल आपके ये फेनोमिना रखते हैं, उन मेटल्स को फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स बोला गया। फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ओके, फोटो मींस लाइट, मतलब लाइट से सेंसिटिव है वो, है ना। जब लाइट उन पे पड़ती है तो वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपके इमिट करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ओके, सो अब इसके बाद लेनार्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, सो उस एक्सपेरिमेंट से हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज पता चली, है ना। तो लेनार्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन ऑफ लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, वी कैन सी दैट ऑब्जर्वेशन ऑफ लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन ऑफ लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट। लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थे? और फर्स्ट थिंग जो लेनार्ड ने ऑब्जर्व की वो ये कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वो आपकी E इंटू वी होगी। ओके, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके,
और अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी की हम मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू आपकी ईवीएस होगी, एंड वीएस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, सो वीएस जो है आपका, अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में पोटेंशियल अप्लाई करें और करंट को जीरो करने की कोशिश करें, सो जिस वैल्यू पे वोल्टेज की करंट जीरो हो जाएगा, दैट इज वीएस, दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, तो अगर उसकी मल्टीप्लाई हम E इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उसमें करेंगे तो हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगी कि मैक्सिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका इमिट हो सकता है ना, वो इमिट होने के बाद मूव करेगा। और मिनिमम तो आपकी जीरो होगी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की हो सकती है वो जीरो हो सकती है, और मैक्सिमम आपकी ये होगी। ओके, सो अब दूसरी चीज इन्होंने क्या ऑब्जर्व की, दूसरी चीज इन्होंने ऑब्जर्व की कि अगर हम जो लाइट डाल रहे हैं, अगर हम इंटेंसिटी के साथ करंट को देखें, इंटेंसिटी के साथ करंट को देखें, तो वो लीनियरली इंक्रीज होगा। मतलब हम जितनी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतनी ही करंट इंक्रीज होगा। ओके, सो ये आपका उनका दूसरा ऑब्जर्वेशन था। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि फोटो करंट जो है आपका, फोटो करंट का अगर हम पोटेंशियल के साथ ग्राफ देखें, पोटेंशियल के साथ देखें, तो यहां पे एक वैल्यू होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर हम मैक्स ज्यादा इंटेंसिटी के साथ देखेंगे, तो ज्यादा इंटेंसिटी के साथ देखेंगे तो आपकी फोटो करंट की वैल्यू ज्यादा आएगी, जो कि आपको फर्स्ट ग्राफ से समझ आ रहा है। और अगर कम इंटेंसिटी के साथ देखेंगे तो फोटो करंट की वैल्यू कम आएगी। लेकिन वो एक फिक्स वैल्यू के बाद, लेकिन वो एक फिक्स वैल्यू के बाद कांस्टेंट हो जाएगी। करंट की वैल्यू एक फिक्स पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो जाएगी, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने पे भी करंट की जो वैल्यू है, फोटो करंट जो है आपका, वो नहीं बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने पर भी। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने पर भी, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने पर भी करंट जीरो नहीं होता। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने पर भी करंट की एक डेफिनेट वैल्यू रहती है। करंट जीरो होगा एक नेगेटिव पोटेंशियल के लिए, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, थर्ड ऑब्जर्वेशन इज दैट, थर्ड ऑब्जर्वेशन था उनका, फोर्थ ऑब्जर्वेशन उनका था कि अगर हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की लाइट ले, अगर हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की लाइट ले और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का ग्राफ देखें, तो वो सब फ्रीक्वेंसीज एक डेफिनेट वैल्यू के बाद तो सेम करंट शो करेगी, लेकिन जीरो वोल्टेज से पहले, जीरो वोल्टेज से पहले जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, यानी कि नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड वो डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल शो करेगी। ओके, डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल शो करेगी। ये डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल्स है डिफरेंट वेवलेंथ की, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट्स के लिए। ओके, और इसमें सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल उसकी होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा होगी। ओके, सो ये था उनका फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ओके, यहां पे तीनों के ग्राफ अलग अलग है, चारों के स्टॉपिंग पोटेंशियल्स भी अलग अलग है। नेगेटिव जब तक पोटेंशियल डिफरेंस है,
लेकिन पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस के दौरान आपका फोटो करंट की एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, उसके बाद वो वैल्यू नहीं बढ़ रही किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए, किसी भी लाइट के लिए, ठीक है। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट के लिए, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लाइट के लिए, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, और फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतनी ज्यादा है। ओके, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन था उनका कि अगर हम फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी या फिर ईमैक्स का ग्राफ बनाएं, ओके, सो काइनेटिक फ्रीक्वेंसी वर्सेस ईमैक्स का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो आपका एक डेफिनेट वैल्यू के बाद, एक डेफिनेट वैल्यू के बाद ही वो आपका एक डेफिनेट वैल्यू के बाद ही ई मैक्स बढ़ना स्टार्ट होगा, उससे पहले वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ओके, मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है इतनी यहां से यहां तक फ्रीक्वेंसी के लिए कोई वैल्यू शो नहीं कर रही, नेगेटिव वैल्यू है, उसके बाद ये आपका ई मैक्स इंक्रीज करना स्टार्ट किया। ओके, और ये जो नेगेटिव वैल्यू है आपकी, ये वर्क फंक्शन को शो करेगी। ओके, और ऑब्जर्व उन्होंने क्या किया, और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि आपकी ये जो यहाँ पे जो वैल्यू है जिसके बाद से आपका इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने स्टार्ट हो गए, दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद उससे ज्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी, उससे ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी होगी अगर लाइट की, तो उस तभी आपका इलेक्ट्रॉन इमिट होगा एक पर्टिकुलर मेटल से, वरना नहीं होगा, भले ही आप कितनी भी हाई इंटेंसिटी में लाइट डालो नहीं होगा। ओके, सो ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिसके बाद इलेक्ट्रॉन्स इमिट करना शुरू कर रहे हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मटेरियल, ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी होगी, इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी की, तभी आपका इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा। इतनी फ्रीक्वेंसी पे तो जस्ट इमिट करेगा, उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, है ना, लेकिन मूव करने के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए। आपके जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो एकदम से निकल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस है ना। इमिशन इज इंस्टेंटेनियस। ओके, वो एकदम से हो रहा है, इट इज नॉट टेकिंग एनी टाइम। अगर हम आपकी क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो उसे टाइम लेना चाहिए था, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है वेव में, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे आपके वेव फ्रंट में, तो इसका मतलब उसे टाइम लेना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल इंस्टेंट है, इसलिए आपका एक क्लासिकल थ्योरी से हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। सो अगर हम इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें क्लासिकल थ्योरी से तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी। एक तो आपका जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन है वो किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए था कि थ्रेशोल्ड के बाद ही आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, उससे पहले नहीं होंगे, वो आपका हर एक फ्रीक्वेंसी पे इमिट होने चाहिए थे, ठीक है। तो एक तो आपका थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट 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 ऑफ थ्रेशोल्ड, ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, है ना, क्लासिकल थ्योरी से। दूसरा कि आपका इंस्टेंट नहीं होना चाहिए था, ये जो मैंने अभी बताया कि इंस्टेंटेनियस इमिशन नहीं होना चाहिए था, इट शुड टेक टाइम, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है इंसिडेंट लाइट की वो पूरे वेव फ्रंट में आपकी फैली हुई है ना, तो इसलिए उसे टाइम लेना चाहिए था, लेकिन उसने कोई टाइम नहीं लिया, वो एकदम इंस्टेंट हुआ। इसका मीनिंग कि वो क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तीसरा आपका
कि इंसिडेंट लाइट जो है आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रखती है, तो जो फोर्स एक्सर्ट होना चाहिए था मेटल सरफेस पे वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण होना चाहिए था, और इसलिए लाइट जो है हायर इंटेंसिटी की जो लाइट होगी वो ज्यादा फोर्स लगाती है आपकी, है ना। तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट होनी चाहिए थी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन ऐसा नहीं है। सो इट मींस आपका क्या है, ये क्लासिकल थ्योरी से यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। सो अब इसे एक्सप्लेन किया आइंस्टीन ने, और आइंस्टीन ने इसे एक्सप्लेन करने के लिए 3 हाइपोथेसिस दिए। ओके, फर्स्ट हाइपोथेसिस था कि जो रेडिएशन आपकी इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी वो रेडिएशन क्वांटा की फॉर्म में इमिट होगी और क्वांटा की फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, क्वांटा इज द डिस्क्रीट क्वांटा की फॉर्म में, है ना, डिस्क्रीट क्वांटा की फॉर्म में आपकी रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी और इमिट होगी, एब्जॉर्ब होगी एंड इमिट होगी। क्वांटा मतलब आपका एनर्जी पैकेट, ठीक है, मतलब इतने अमाउंट में ही एनर्जी कम से कम ली जा सकती है और इसके मल्टीपल में ही एनर्जी ली जाएगी, है ना। तो एनर्जी जो है आपकी एच न्यू की इंटीग्रल मल्टीपल ही होगी, है ना, क्योंकि एक एक पैकेट में इतनी एनर्जी है। अगर हमें इससे ज्यादा एनर्जी चाहिए तो हमें 2 पैकेट लेने पड़ेंगे, फिर 3, फिर 4, इस तरह से इंटीग्रल मल्टीपल होगा उसका, है ना। हम एक पैकेट से कम नहीं ले सकते, एक पैकेट से ज्यादा लेंगे तो 2 पैकेट लेना पड़ेगा, 1.5 नहीं ले सकते, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। सो ये एक हाइपोथेसिस था। दूसरा उन्होंने क्या एज्यूम किया कि आपके जो लाइट है उसकी जो एनर्जी है वो आपकी पूरे वेव फ्रंट में स्प्रेड नहीं है, बल्कि आपका एक स्मॉल पैकेट में जो आपका क्वांटा है उसमें ही कंसेंट्रेटेड है, ठीक है, और उसे आपका फोटोन माना गया, है ना। फोटोन को पार्टिकल ऑफ लाइट भी बोलते हैं, है ना, ये लाइट का पार्टिकल है ना। तो वो जो सारी एनर्जी है ये इतने अमाउंट की एनर्जी फोटोन में ही कंसेंट्रेटेड है, पूरे आपके वेव फ्रंट में कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और ये जो इंसिडेंट फोटोन है, ये जो फोटोन मेटल सरफेस पे पड़ेंगे आपके, ये जो मेटल सरफेस है जिसपे आपके फोटोन्स पड़ेंगे, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स से जब फोटोन्स टकराएंगे, है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स उनकी पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, जो पूरी एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। एक फोटोन आपका एक इलेक्ट्रॉन को अपनी पूरी एनर्जी दे देगा। ये जो एच म्यू एनर्जी है, ये फोटोन अपनी पूरी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ये था उनका दूसरा हाइपोथेसिस। एंड द थर्ड हाइपोथेसिस इज दैट कि कम से कम एक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो पाएंगे मेटल सरफेस से, जिसे मैंने वर्क फंक्शन बोला था, ठीक है, वो जो आपका ऊपर ग्राफ में बताया था कि दैट विल शो द वर्क फंक्शन। ओके, सो ये आपका वर्क फंक्शन को शो करता है कि कम से कम जितनी एनर्जी चाहिए, ए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए इज वर्क फंक्शन। ओके, सो कम से कम इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी तो आपकी फोटोन के पास होनी ही चाहिए, तभी वो आपका इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा पाएगा, अदरवाइज नहीं करा पाएगा। उससे ज्यादा एनर्जी होगी तभी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी एंड इलेक्ट्रॉन विल बी एबल टू मूव, है ना। तो इन हाइपोथेसिस के बेस पे हम कंडीशन को थोड़ा देख सकते हैं कि क्या होगी। ओके, समझो ये इलेक्ट्रॉन्स है और आपका एक फोटोन आया, है ना, और फोटोन के पास एनर्जी कितनी होनी चाहिए थी, एच न्यू, है ना। अब ये इंसिडेंट था, इंसिडेंट फोटोन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, लेट सपोज ये इलेक्ट्रॉन जो निकला, इसके पास कितनी एनर्जी होगी, इसके पास एनर्जी होगी
आपकी फोटोन की एनर्जी में से वर्क फंक्शन आपका कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि वर्क फंक्शन तो यूज हो गया उसे रिलीज कराने में ओनली। तो काइनेटिक एनर्जी जो बनी वो आपकी बची हुई एनर्जी जो हुई वो आपकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो गई। ओके, सो इस तरह से आपका ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। सो और हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जैसे कि आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। सो अगर हम ये वैल्यू यहां पे पुट कर दे ईके की, तो एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन और हमें मिली इमैक्स की वैल्यू। अब आपका जो वर्क फंक्शन है वो एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए फिक्स्ड क्वांटिटी है, कांस्टेंट है। तो अगर हम उसे एच, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो उसे एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में देखें, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है एंड ये आपका वर्क फंक्शन है। सो वर्क फंक्शन को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में देखें तो एच म्यू नोट हो गया हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू आपका एच म्यू माइनस एच म्यू नोट। ये जो न्यू नोट है यानी कि आपकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए आपकी कांस्टेंट है ना। एक पर्टिकुलर मटेरियल पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो लाइट हम डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी इस न्यू नोट से ज्यादा होगी तभी आपकी v की कोई वैल्यू आएगी, तभी आपकी जो वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो ग्रेटर देन 0 आएगी, तभी वो यानी कि मूव करेगा, है ना। तो हम इसे देख सकते हैं कि ई के इक्वल्स टू एच कॉमन लिया तो म्यू माइनस म्यू नॉट। ओके, सो ये इक्वेशन है आपकी जो आपकी, और इन इक्वेशंस को आपकी बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ओके, सो अब आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इससे ज्यादा होगी तभी यहां पे पॉजिटिव आंसर आएगा। जब यहां पे पॉजिटिव आएगा तभी मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी वो मूव करेगा, है ना। तो मतलब थ्रेशोल्ड से ज्यादा हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। दूसरा, जब आपकी काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाएगी यानी कि मैक्सिमम हो जाएगी, तो वो आपका लीनियरली इंक्रीज कर रही है। ये जो इक्वेशन है ये आपकी किसकी इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है ना। अगर आप देखो ये लाइन की इक्वेशन है, एच इज द कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी माइनस डब्ल्यू नॉट और यहां पे ई के, ठीक है, ये कांस्टेंट है प्लस सी लिख दो, ठीक है, यहां पे आपका एम एक्स इक्वल्स टू वाई। ओके, तो ये एक्स और वाई वेरिएबल दो, यहां पे कांस्टेंट वैल्यू, यहां पे कांस्टेंट वैल्यू, यहां पे कांस्टेंट वैल्यू, यहां पे कांस्टेंट वैल्यू, ये दोनों वेरिएबल। तो मतलब इक्वेशन कहीं की बनेगी, लाइन की बनेगी, क्योंकि लाइन की इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये है और इस फॉर्म को इससे कंपेयर करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि लाइन की इक्वेशन बनेगी। ओके, तो मतलब थ्रेशोल्ड के बाद जो है और थ्रेशोल्ड से पहले भी लीनियर इंक्रीज ही है आपका। और आप देख रहे हो कि इसमें इंटेंसिटी का इक्वेशन में कहीं भी इंटेंसिटी नहीं शो की गई है। इट मींस इंटेंसिटी अगर किसी फ्रीक्वेंसी की ज्यादा भी होगी तो उससे आपके अगर थ्रेशोल्ड से कम उसकी फ्रीक्वेंसी है और इंटेंसिटी कितनी भी ज्यादा है तो भी आपका फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। और क्योंकि इसमें आपका एक एक फोटोन आपका एक इलेक्ट्रॉन को अपनी पूरी एनर्जी दे दे रहा है और एनर्जी ऑल ओवर द वेव फ्रंट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एनर्जी एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, तो वो आपका एक वेव पैकेट में ही है
तो आपका वो फोटोन जो है वो सीधे सीधे अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, उसमें आपका कोई भी टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए वो इंस्टेंटेनियस भी हो गया। तो इसे भी एक्सप्लेन कर दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, है ना। सो ये आपके ऑब्जर्वेशंस थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था और आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन थी।